हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के अंतर्गत मैं यूनिट फर्स्ट से आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यथार्थवाद के बारे में बताया था कि यथार्थवादी उपागम है क्या। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नव यथार्थवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। यह नव यथार्थवाद क्या है? जैसा कि 1940 से लेकर 1980 के दशक तक यथार्थवाद विचारधारा का वर्चस्व रहता है। यथार्थवादी विचारधारा का वर्चस्व रहता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आदर्शवादी तरीके से किया जाता था, आदर्शवादी उपागम से किया जाता था। जैसे वुडरो विल्सन होते हैं जिन्होंने पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना की और इसके माध्यम से यह पूरे राष्ट्र में शांति स्थापित करना चाहते हैं, संघर्षों को कम करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो अंतर्द्वंद होते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्व को कम करना चाहते हैं। तो 1920 से 1940 का जो दशक होता है वह आदर्शवाद का दशक होता है। आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत या आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आदर्शवादी उपागम के द्वारा किया जाता था। यानी कि उसमें केवल चाहिए को स्थान दिया जाता था, चाहिए पर विचार किया जाता था, चिंतन किया जाता था और राज्य की या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नैतिक सिद्धांतों के द्वारा व्याख्या की जाती थी कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, सभी लोगों को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, अहिंसा होना चाहिए वगैरह। जितने भी नैतिक सिद्धांत होते थे, नैतिक सिद्धांतों को ही आधार मानकर चिंतन किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत केवल नैतिक सिद्धांतों को महत्व दिया जाता था कि सभी राष्ट्र को एक दूसरे के साथ समानता, भ्रातृत्व, बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का वर्चस्व, नैतिक मूल्यों के अंतर्गत व्यवहार करना चाहिए, नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना चाहिए। यानी कहने का आशय यह है कि आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होते हैं वह नैतिक आदर्शों के अनुरूप बनाए जाते हैं, नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। लेकिन 1939 तक आते आते यह आदर्शवादी सिद्धांत बिल्कुल असफल हो जाता है। इसकी जगह पे यथार्थवादी चिंतन का आविर्भाव होता है, यथार्थवादी उपागम का आविर्भाव होता है। द्वितीय विश्व प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण उत्पन्न होते रहते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों का उदय होता है। उनमें से एक दृष्टिकोण होता है यथार्थवाद। यह जो यथार्थवादी उपागम होता है यह 1940 के पश्चात विकसित होता है और 1980 तक रहता है। यह जो यथार्थवादी है यह 1980 तक बहुत पॉपुलर होता है, बहुत लोकप्रिय होता है। जैसा कि मार्गेनथाउ का यथार्थवाद सिद्धांत अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के बारे में क्या कहा है। मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद में 6 प्रकार के नैतिक सिद्धांत दिए हैं। तो यथार्थवादी जो हैं, यथार्थवादियों के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और विभिन्न राष्ट्र आपस में संघर्ष करते हैं। क्यों संघर्ष करते हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसा कि मार्गेनथाउ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की तरह से शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष है। तो इनका यह कहना है कि ये जो संघर्ष होता है यह केवल मानव स्वभाव के कारण होता है, क्योंकि मानव स्वभाव में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मनुष्यों के स्वभाव एक जैसे नहीं रहते हैं। जब मनुष्यों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते हैं तो मनुष्यों में परस्पर संघर्ष पाया जाता है और यही संघर्ष मनुष्यों में परस्पर संघर्ष पाया जाता है। और जिस तरह से मनुष्यों में परस्पर संघर्ष पाया जाता है उसी तरह से विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भी संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग होता है इसी तरह से विभिन्न राष्ट्रों के हित भी अलग अलग होते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के हित भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि रूस और चीन को हम ले लेते हैं, ये साम्यवादी प्रचार करना चाहते हैं, ये साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है। अमेरिका और विभिन्न कंट्री को ले लें तो ये पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश हैं। भारत और कुछ अन्य देशों को ले लें तो ये क्या है, ये समाजवादी व्यवस्था वाला देश है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य
राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय हितों को लेकर ही संघर्ष होता रहता है और सभी लोग अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति किसके द्वारा करते हैं? संघर्ष के द्वारा करते हैं। संघर्ष के द्वारा ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष होते रहते हैं और वह अपने राष्ट्रीय हितों को ही आधार मानते हैं। यानी कि बेस क्या होता है? संबंध स्थापित करने का बेस क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अन्य राष्ट्रों से नीतियां बनाता है, संबंध बनाता है, राजनीतिक व्यवहार स्थापित करता है। जैसा कि मार्गेनथाउ का कहना है, जो राष्ट्र का नेता होता है वह सत्ता प्राप्त के लिए अपनी लालसा से प्रेरित है। यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका यथार्थवाद के अंतर्गत क्या मुख्य उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करना, सत्ता बनाए रखना, सत्ता प्राप्त करना। हर राज्य का जो नेता होता है वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता रहता है। तो इस तरह से जो यथार्थवादी सिद्धांत है वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? सत्ता का अध्ययन करता है। वह सत्ता का अध्ययन करता है, शक्ति का अध्ययन करता है और संघर्षों का अध्ययन करता है, संघर्ष का अध्ययन करता है, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करता है, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करता है और मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। मानव प्रकृति को आधार मानकर वह अपने राष्ट्रीय हितों का प्रतिपादन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यथार्थवाद में सत्ता, शक्ति, संघर्ष, राष्ट्रीय हित और मनुष्यों के स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इत्यादि को आधार मानकर ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया जाता है। इन्हीं को आधार माना जाता है। यथार्थवाद के अंतर्गत सत्ता, शक्ति, संघर्ष, राष्ट्रीय हित और मानव प्रकृति को आधार मानकर अंतरराष्ट्रीय जगत का या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया जाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि जो नव यथार्थवाद है, यह नव यथार्थवाद जो है, नियो रियलिज्म है, यह इसमें कुछ संशोधन करना चाहता है। यानी कि 1980 तक आते आते जब यथार्थवादियों ने देखा या फिर अन्य विचारकों ने देखा कि यथार्थवाद से हम अपने अध्ययन को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे अध्ययन में कुछ कमियां रह जा रही हैं, कुछ दोष उत्पन्न हो जा रहे हैं और यह यथार्थवादी चिंतन या यथार्थवादी उपागम यह पर्याप्त नहीं है। तो कुछ विद्वानों के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। जैसा कि मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की आलोचना की जाती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, तो उन्हीं विद्वानों के द्वारा यथार्थवाद में कुछ संशोधन किए जाते हैं। नए तरीके से विचार करने के लिए कुछ नए चीजें यथार्थवाद के अंतर्गत लाई जाती हैं। यानी कि यथार्थवाद में संशोधन करके उसमें कुछ नई चीजें समाहित कर दी जाती हैं और यही जो होता है यही नव यथार्थवाद होता है, जो यथार्थवाद में कुछ उन्होंने नए नए तत्वों को जोड़ दिया। यथार्थवाद को समाप्त नहीं किया उन्होंने, यथार्थवाद का बिल्कुल परित्याग नहीं किया, बल्कि यथार्थवाद में कुछ संशोधन करके उसमें कुछ नए तथ्य जोड़ दिए। यानी कि इनका भी मानना है कि नव यथार्थवादियों का भी मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष है, लेकिन ये कहते हैं कि इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसका कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन करना जरूरी होता है। तो ये नव यथार्थवाद 1980 के दशक से लोकप्रिय होता है। 1980 के दशक से लोकप्रिय होता है यथार्थवाद, नव यथार्थवाद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नई तरीकों से व्याख्या की जाती है, उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं। जो नव यथार्थवाद है यह इस बात को स्वीकार करता है कि शक्ति का तत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय बिंदु है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति तो महत्वपूर्ण है ही और हम शक्ति का अध्ययन करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वह संरचनाएं भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। संरचनाएं भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। यह वर्ल्ड आर्डर को प्रभावित करती है, वर्ल्ड आर्डर सिस्टम को, वर्ल्ड आर्डर को ये भी प्रभावित करती हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संरचनाएं भी प्रभावित करती हैं। तो जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ये संरचनाएं प्रभावित करती हैं, जो विश्व की संरचनाएं होती हैं, राष्ट्रों की संरचनाएं होती हैं, वह भी संरचनाएं प्रभावित करती हैं, राज्य को प्रभावित करती हैं। राज्य में जैसी संरचनाएं होती हैं वह संरचनाएं राज्य की प्रकृति को प्रभावित करती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
तो नव यथार्थवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल शक्ति का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं का भी अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। इन संरचनाओं का भी अध्ययन शामिल होना चाहिए। इनका यह कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संरचनाओं के बिना हम राज्यों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमें राज्यों का वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना होगा तो हमें उसकी संरचनाओं का अध्ययन करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें किसी मनुष्य का अध्ययन करना है, किसी मनुष्य का अध्ययन करना है, ये मनुष्य है, तो इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होते हैं, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। हमें उसका अध्ययन करना चाहिए कि मनुष्य ऐसा क्यों है, मनुष्य ऐसा क्यों है और उस पर किस परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, उसकी कौन कौन सी संरचनाएं हैं और किन किन संरचनाओं का प्रभाव पड़ा है। जैसे कि धार्मिक संरचनाएं होती हैं, सामाजिक संरचनाएं होती हैं, सामाजिक संरचनाएं होती हैं, आर्थिक संरचनाएं होती हैं, और इसी तरह से पारिवारिक संरचनाएं होती हैं, पारिवारिक संरचनाएं होती हैं, और धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और विभिन्न प्रकार के जो है पर्यावरणीय संरचनाएं होती हैं। पर्यावरणीय संरचनाएं हम इसको मान सकते हैं कि ये मनुष्य को प्रभावित करने वाली ये विभिन्न प्रकार के संरचनाएं हैं। यानी कि मनुष्य के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है, उसके समाज का प्रभाव पड़ता है, और उसके धर्म का प्रभाव पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जितने भी संरचनाएं होती हैं हमारे चारों तरफ, उन सभी संरचनाओं का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। वही संरचनाएं ही हमारे व्यक्तित्व को क्रिएट करती हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। यानी कि यदि हम विपन्न परिवार में पैदा होते हैं तो हमारी स्थिति का आकलन आप कर सकते हैं, यदि संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं तो भी आप आकलन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इनका कहना है, इसी तरह से नव यथार्थवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उस देश की संरचनाएं प्रभावित करती हैं। पूरे विश्व को जो संरचनाएं हैं यही संरचनाएं प्रभावित करती हैं। तो इस नव यथार्थवाद के अंतर्गत विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने नव यथार्थवाद का डेवलपमेंट किया, यानी कि विभिन्न विचारकों के द्वारा नव यथार्थवाद का विकास किया गया, जिसमें हैं क्विंसी राइट हैं, क्विंसी राइट हैं, स्प्राउट हैं और जॉन मियर सीमर हैं। मियर सीमर या साइमर कहते हैं इसको। जॉन मियर सीमर हैं, केनेथ वाल्टज हैं, इत्यादि विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने यथार्थवाद को डेवलप किया और उन्होंने यथार्थवाद को नव यथार्थवाद में बदल दिया इन संरचनाओं को शामिल करके। क्विंसी राइट हैं, स्प्राउट हैं, जॉन मियर साइमर हैं, केनेथ वाल्टज हैं। ये विभिन्न विचारक हैं और इन विभिन्न विचारकों के द्वारा यथार्थवाद में कुछ नए नए तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन केनेथ वाल्टज ने इसका क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विकास किया। इसीलिए नव यथार्थवाद का श्रेय किसको जाता है? केनेथ वाल्टज को जाता है। इसके अलावा जॉन मियर साइमर को भी जाता है। इन्होंने यथार्थवाद को महत्वपूर्ण बनाने का कार्य किया। नव यथार्थवादी यह मानते हैं कि केवल राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को निर्धारित नहीं करते हैं। नव यथार्थवादी यह स्वीकार करते हैं कि केवल राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं भी राज्यों के व्यवहार को, उनकी विदेश नीतियों को और उनके उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। हम केवल राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय शक्ति को लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। विदेश नीति का निर्माण हम कैसे करते हैं? राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन केवल विदेश नीति का निर्माण हम केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को ध्यान में रखकर करेंगे। इसीलिए नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी गई है। यह संरचनाओं पर ध्यान देता है। संरचनात्मक यथार्थवाद भी इसको कहा जाता है। संरचनात्मक यथार्थवाद इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें संरचनाओं पर चिंतन किया जाता है, संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि जॉन मियर साइमर ने द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये जॉन मियर साइमर की पुस्तक है।
जॉन मियर सीमर की पुस्तक है। सीमर या साइमर की पुस्तक है, जॉन मियर साइमर की पुस्तक है। इस पुस्तक में जॉन मियर सीमर ने यथार्थवाद की विस्तृत व्याख्या की है। उन्होंने यथार्थवाद को दो भागों में बांटा है। यथार्थवाद को जॉन मियर सीमर ने दो भागों में बांटा है। पहला है रक्षात्मक यथार्थवाद, पहला रक्षात्मक यथार्थवाद, रक्षात्मक यथार्थवाद, और दूसरा है आक्रामक यथार्थवाद। उन्होंने दो भागों में बांटा है, रक्षात्मक और आक्रामक। जो रक्षात्मक यथार्थवाद है, इसको विकसित किसने किया? केनेथ वाल्ट्ज ने। हम रक्षात्मक यथार्थवाद को केनेथ वाल्ट्ज के चिंतन में देख सकते हैं, इनके थ्योरी में देख सकते हैं, और आक्रामक यथार्थवाद को हम जॉन मियर सीमर के चिंतन में देख सकते हैं, इनके थ्योरी में देख सकते हैं। तो जॉन मियर सीमर ने अपनी पुस्तक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में यथार्थवाद को दो भागों में विभाजित किया, रक्षात्मक यथार्थवाद और आक्रामक यथार्थवाद। यानी कि रक्षात्मक यथार्थवाद के अंतर्गत जो राज्य होते हैं वह सदैव अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। सारे राज्य सदैव अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। यानी कि हम किसकी चिंता करते हैं? हम अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं कि हमारी सुरक्षा चारों तरफ से होती रहे। इसी तरह से जो राज्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय में, यह राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं, अन्य देशों से अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि जब सुरक्षित रहेंगे तभी ये ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये हर राज्य अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं। जबकि जो आक्रामक यथार्थवाद है, इसके अंतर्गत आक्रामक यथार्थवाद जो है, इसके अंतर्गत हर देश शक्ति अर्जित करना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है। यानी कि हर देश शक्ति अर्जित करना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है। तो इस तरह से जॉन मियर सीमर ने यथार्थवाद को दो भागों में बांटा है और दोनों को अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया है। लेकिन केनेथ वाल्ट्ज ने नव यथार्थवाद को और अलग तरीके से उन्होंने विकसित किया है। केनेथ वाल्ट्ज, आइए देखते हैं केनेथ वाल्ट्ज का नव यथार्थवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं केनेथ वाल्ट्ज का नव यथार्थवाद। केनेथ वाल्ट्ज ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनकी पुस्तक होती है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो पब्लिश होती है 1979 में। 1979 में इनकी पुस्तक पब्लिश होती है और इसमें उन्होंने यथार्थवाद का विस्तृत विवरण दिया है, नव यथार्थवाद का विस्तृत विश्लेषण किया है। केनेथ वाल्ट्ज के नव यथार्थवाद को हम संरचनात्मक यथार्थवाद कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म, केनेथ वाल्ट्ज के यथार्थवाद को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। यानी कि इसको संरचनात्मक यथार्थवाद, और यही नव यथार्थवाद है। केनेथ वाल्ट्ज अंतरराष्ट्रीय संरचना के इकाइयों में परिवर्तन करना चाहते हैं। वह उनका यह कहना है कि जो अंतरराष्ट्रीय संरचनाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय संरचना, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की अपेक्षा संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि राज्य में कौन होती है? संरचनाएं होती है ना। जैसे हम देखते हैं कि राज्य में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है राज्य की राजनीति में। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय जगत में भी कुछ संरचनाएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाली यह संरचनाएं ही मुख्य होती हैं। यह संरचनाएं जैसी होती हैं उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परस्पर क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों की अपेक्षा विभिन्न संरचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह विभिन्न संरचनाएं जो होती हैं यही राज्यों को भूमिका निभाने के लिए बाध्य करते हैं। यानी कि राज्यों को भूमिका को निभाने के लिए बाध्य करता है। यानी कि राज्य जो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है यह इन्हीं संरचनाओं से प्रेरित होकर करता है। यह संरचनाएं उनको प्रेरित करती हैं या मोटिवेट करती हैं या डाइवर्ट करती हैं, और इन्हीं संरचनाओं से प्रभावित होकर राज्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।
इन्हीं संरचनाओं के द्वारा ही राज्य और उसके नेता के कार्यों का निर्धारण होता है। यानी कि कार्यों का भी निर्धारण किसके द्वारा होता है? कार्यों का निर्धारण भी इन्हीं संरचनाओं के द्वारा होता है। जैसी संरचनाएं होती हैं वैसे कार्य संपादित होते हैं। वाल्टज का कहना है कि विभिन्न देशों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं, इसी कारण विभिन्न राज्यों में संघर्ष होते हैं। संघर्ष क्यों होते हैं? क्योंकि विभिन्न देशों की संरचनाएं अलग अलग होती हैं। यदि संरचनाएं एक होती तब तो संघर्ष नहीं होते, लेकिन संघर्ष होने का मुख्य कारण क्या है? ये संरचनाएं भी हैं, हर देश की संरचनाएं अलग हैं, तो संरचनाओं में विभिन्नता होने के कारण ही उनमें संघर्ष होता रहता है और राज्य जो होता है वह अराजक की स्थिति में होते हैं। जब संघर्ष होता है तो राज्य किस स्थिति में होते हैं? अराजक की स्थिति में होती है। अराजक का मतलब अराजकता की स्थिति में होते हैं। अराजकता की स्थिति में पूरे विश्व में अराजकता का माहौल रहता है, पूरा विश्व अराजक के स्थिति में रहता है। और यह अराजकता का मतलब क्या है? अराजकता का मतलब यह होता है कि कोई एक केंद्रीय व्यवस्था नहीं होती है, कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं होता है, कोई एक वैश्विक सरकार नहीं होती है। सब राज्य स्वतंत्र होते हैं, सब राज्य स्वायत्त होते हैं, संप्रभु होते हैं, इसलिए वह स्वतंत्र आचरण करते हैं, विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र आचरण करते हैं। यानी कि कोई ऐसा संगठन नहीं होता है कि उनके बीच शांति स्थापित की जा सके, सहयोग स्थापित किया जा सके या किसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। तो परिणाम यह होता है कि जो सभी राज्य होते हैं वह युद्ध की स्थिति में होते हैं। यानी कोई भी राज्य युद्ध का सहारा ले सकता है। इस संघर्ष के कारण कोई भी राज्य युद्ध का सहारा ले सकता है। और इन सब के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यह संरचनाएं ही उत्तरदायी होती है, यह स्ट्रक्चर ही उत्तरदायी होता है। यह संरचनाएं ही उत्तरदायी होती है, यह स्ट्रक्चर ही उत्तरदायी होता है। जैसे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जैसे हम देखते हैं कि 1945 के पश्चात यह पूरा विश्व जो होता है यह दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। यानी कि द्विध्रुवी व्यवस्था हो जाती है, द्विध्रुवी व्यवस्था हो जाती है, द्विध्रुवी व्यवस्था हो जाती है। लेकिन इसके पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यानी कि 1939 के पूर्व हम देखते हैं कि राष्ट्र जो पूरा विश्व जो होता है वो बहुध्रुवी व्यवस्था में होता है, बहुध्रुवी व्यवस्था में होता है, बहुध्रुवी व्यवस्था में होता है। बहुध्रुवी क्या है? यानी कि 1939 के पूर्व जितने राष्ट्र थे सब शक्तिशाली थे, चाहे वह ब्रिटेन था, चाहे वह फ्रांस थे, चाहे जर्मनी था, चाहे इटली था, या चाहे जापान होता है, चाहे रूस होता है, चीन होता है, मतलब जितने भी देश होते हैं सब अपने अपने शक्तिशाली होते हैं, सब राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, सब शक्तिशाली होते हैं। यानी कि शक्ति जो होती है अनेक राज्यों में होती है, तो उसको हम बहुध्रुवी व्यवस्था कहते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है कि पूरा विश्व दो गुटे में बंट जाता है। एक गुट हो जाता है अमेरिका का, एक गुट किसका हो जाता है? द्विध्रुवी व्यवस्था में अमेरिका का हो जाता है, और दूसरा गुट हो जाता है सोवियत संघ रूस का, दूसरा गुट हो जाता है सोवियत संघ रूस का। और यह इनके बीच लंबे समय तक, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर भी इनके बीच लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहता है। यानी कि 1970 से 80 के मध्य तक शीत युद्ध चलता रहता है। ये दोनों देश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पूरे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यानी कि संरचनाएं क्या होती हैं? भिन्न हो जाती हैं, संरचनाएं बदल जाती हैं, और यही संरचनाएं इनको प्रभावित करती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो यही केनेथ वार्ट का कहना है कि ये जो संरचनाएं होती है यही महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं, और शक्ति, संघर्ष, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति के साथ साथ ये जो संरचनाएं होती है ये भी विभिन्न प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। वाल्टज के सिद्धांत के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं उस अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तीन प्रकार की स्थिति होती है। तीन प्रकार की स्थिति होती है, या इसको हम तत्व कर सकते हैं या वस्तु कर सकते हैं। तीन प्रकार की बातें विद्यमान होती हैं। पहला होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक स्थिति, अराजक स्थिति या अराजक स्थिति। पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो होती है वह अराजक स्थिति में होते हैं। दूसरा है कि क्षमताओं का वितरण, क्षमताओं का वितरण। और तीसरा है शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन। ये तीन चीजें हैं जो पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अराजक की स्थिति का मतलब क्या है कि जब पूरे विश्व में अराजक की स्थिति होती है तो सभी राज्य एक दूसरे से संघर्ष में रहते हैं, सभी लोग अपने हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? जब अराजक की स्थिति होती है
और कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं होती है कि सभी राष्ट्रों के मध्य समझौता कर सके या शांति स्थापित कर सके, तो इसका परिणाम यह होता है कि सभी राज्य अपने हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। दूसरा है क्षमताओं का वितरण। केनेथ वार्ट कहते हैं कि जो विश्व में क्षमताएं होती हैं वो क्षमताएं असमान होती है, यानी कि कोई राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होता है, कोई राष्ट्र कम शक्तिशाली होता है, तो संरचनात्मक रूप से विभिन्न राज्यों की शक्तियां अलग अलग होती हैं। कोई राज्य छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, यानी कि जो संरचनाएं होती हैं अलग अलग होती हैं, और संरचनाओं को देखते हुए विभिन्न राष्ट्रों में जो वितरण की क्षमता होती है वह कम और अधिक हो सकती है, यानी कि संरचनात्मक आधार पर सब राष्ट्र एक समान नहीं रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आता है, यानी कि जो बहुध्रुवीय व्यवस्था होती है वह द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाती है, यानी कि शक्तियों का जो वितरण है, क्षमता का वितरण है वह असमान हो जाता है। जैसे अमेरिका पावरफुल हो जाता है, रूस पावरफुल हो जाता है, इनके साथ अनेक इनके मित्र देश संबद्ध हो जाते हैं, तो जो कम शक्तिशाली होते हैं वह अधिक शक्तिशाली राष्ट्र के साथ जाकर मिल जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संरचना में परिवर्तन आ जाता है। और देश में दो ही महाशक्ति उत्पन्न होते हैं, एक अमेरिका और दूसरा रूस, यानी कि तब 1945 के पश्चात देश में दो ही शक्ति होती है, एक अमेरिका होती है, दूसरा रूस होता है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हम इसी दोनों को केंद्र मानकर करते हैं कि कौन देश अमेरिका के साथ है, कौन देश रूस के साथ है, और इनकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका है, हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। परंतु फिर हम देखते हैं कि 1991 के बाद 1991 में जब यूएसएसआर का पतन हो जाता है, यानी कि सोवियत संघ रूस का 1991 में विघटन हो जाता है, तो 1991 के पश्चात पूरे विश्व में केवल एक ही शक्ति होती है, सुपर पावर होती है, वह होती है अमेरिका। वह कौन होता है? अमेरिका। यानी कि अब हम देखते हैं कि अमेरिका ही विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यानी कि महाशक्ति के रूप में एक ही है, यानी कि पूरे विश्व का नेता कौन हो जाता है? अमेरिका हो जाता है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संरचना में परिवर्तन आता है, और यही संरचनाएं जो होती हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध या राजनीति को प्रभावित करती हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति को प्रभावित करती हैं। वो कहते हैं कि शक्ति संतुलन, तीसरा होता है शक्ति संतुलन। जैसा कि यथार्थवादी कहते हैं कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि संघर्ष क्यों करते हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनके बीच संघर्ष होता है शक्ति प्राप्त करने के लिए, जैसा कि मॉर्गनथाउ कहता है। तो केनेथ वाल्ट का कहना है कि इन संघर्षों को कम किया जा सकता है, शक्ति को सीमित किया जा सकता है। कैसे? शक्ति संतुलन के द्वारा। शक्ति संतुलन के द्वारा इस संघर्ष को कम किया जा सकता है। शक्ति संतुलन के द्वारा संघर्षों को कम किया जा सकता है। शक्ति संतुलन क्या है? जैसे कि मैं भी पावरफुल हूं और आप भी पावरफुल हैं, तो हम एक दूसरे का कोई नुकसान नहीं करेंगे, कोई अहित न करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कोई कार्य करेंगे तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। तो हम भी आपकी तरह से समान रूप से शक्तिशाली हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत भी शक्तिशाली है, भारत भी अब शक्तिशाली है, और चीन भी शक्तिशाली है। तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हमेशा होता रहता है। बीच में ऐसी नौबत आ गई थी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जैसे डोकलाम विवाद है, और उधर जो जम्मू कश्मीर अक्साई चीन का मामला है, और डोकलाम विवाद, विभिन्न प्रकार की जो विवाद होते रहते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि भारत और चीन के बीच फिर भी युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन चीन भी काफी सोचता है कि भारत से युद्ध करने का परिणाम क्या होगा। भारत भी इस बात को सोचता है कि चीन से युद्ध करने का क्या परिणाम होगा। यानी कि दोनों देश समान रूप से शक्तिशाली हैं। जितना शक्तिशाली चीन है उतना शक्तिशाली भारत है, इसलिए वह किसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति से बचेंगे, यानी संघर्ष नहीं करना चाहेंगे। तो संघर्षों को कैसे कम किया जा सकता है? शक्ति संतुलन के माध्यम से। इसको और आसान भाषा में हम समझा देते हैं, जैसे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मेरे सामने वाला कम शक्तिशाली है, तो हम आसानी से उससे छीन सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी वस्तुएं हम आसानी से छीन सकते हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वह भी हमारे इतना शक्तिशाली होगा, तो क्या हम ऐसा कार्य कर पाएंगे? क्या हम ऐसा कृत्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको डर रहेगा, क्योंकि हमको आशंका रहेगी यह समान रूप से शक्तिशाली है, हम इसका किसी प्रकार का अहित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से केनेथ वाल्ट कहते हैं कि शक्ति संतुलन के द्वारा युद्धों को रोका जा सकता है।
संघर्षों को कम किया जा सकता है। जब सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे तब वो किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहेंगे और शांतिपूर्वक रहेंगे। जैसे हम देखते हैं रूस और यूक्रेन का विवाद। यूक्रेन क्या है? एक छोटा सा देश है यूक्रेन, जो रूस से ही कटकर बना है। जब 1991 में रूस का विघटन होता है तो इसी रूस से यूक्रेन का जन्म हो जाता है और रूस जो है और यूक्रेन का जन्म हो जाता है। अब रूस शक्तिशाली है, वह यूक्रेन को दबाना चाहता है। यूक्रेन छोटा राष्ट्र है। क्या रूस चीन पे आक्रमण कर सकता है? क्या रूस अमेरिका पे आक्रमण कर सकता है? भारत पे आक्रमण कर सकता है? नहीं। यानी कि जो समान शक्ति वाले होते हैं वह एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते हैं। इसी को हम कहते हैं शक्ति संतुलन। तो केनेथ वाल्टर जी का कहना है कि हम शक्ति संतुलन के द्वारा संघर्षों को कम कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि केनेथ वाल्टर जी ने यथार्थवाद में कुछ परिवर्तन किया। यथार्थवाद में जहां सत्ता का अध्ययन किया जाता है, शक्ति का अध्ययन किया जाता है, संघर्षों का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय हित का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बिल्कुल मानव स्वभाव की तरह से विश्लेषण किया जाता है। वही हम देखते हैं कि नव यथार्थवाद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जगत में जितनी संरचनाएं विद्यमान होती हैं उन सभी संरचनाओं का अध्ययन केनेथ वाल्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शामिल करते हैं। यह कहते हैं कि हम राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति का भी अध्ययन कर सकते हैं। राष्ट्रीय हित हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति, सत्ता, शक्ति, इन सब का अध्ययन करते हैं, इन सबको आधार मानकर अध्ययन करते हैं। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, वह है संरचना, स्ट्रक्चर, कि किसी देश का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, किसी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कौन से शक्ति उसको प्रभावित करते हैं। तो केनेथ वाल्ट जी अपने अध्ययन में संरचना को शामिल करते हैं, अपने अध्ययन में संरचना को शामिल करते हैं। इसीलिए केनेथ वाल्ट जी के नव यथार्थवाद को हम संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह नव यथार्थवाद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा संरचनात्मक, कार्यात्मक, उपागम। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।